जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अब्दुल राफ़ी अली और आप देख रहे हैं अली साइंस अकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हमने रावलपिंडी बोर्ड के जो बच्चे हैं ग्रेड 9 के उनके मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, एक्सरसाइज़ 1.1 और एक्सरसाइज़ 1.1 चैप्टर 1 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ है। रावलपिंडी बोर्ड के बच्चे जो इस चैप्टर को अभी तक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सके हैं, रिगार्डलेस ऑफ ये चैप्टर आसान है या मुश्किल है वो अलग कहानी है। बट अगर अभी भी आपको इस चैप्टर जो कि रियल नंबर है चैप्टर, इसमें अगर आपको मसला आ रहा है तो इस चैप्टर को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ और ताकि इसके बाद ये आपको चैप्टर परेशान ना करे, ठीक है? जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें हमने जो समझना है वो है बेटा रियल नंबर का, ठीक है? अब रियल नंबर में आपके पास बेसिकली सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर में आपके पास सारे नंबर आ जाते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। बहुत आसान सा इसमें डिफरेंशिएशन है। अब आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर में वन्स एंड फॉर ऑल अपनी कन्फ्यूजन को खत्म कर लेना है, ठीक है? देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ इर्रेशनल नंबर को पहले पढ़ते हैं क्योंकि इसकी कैटेगरीज आगे सब ब्रांचेस थोड़ी हैं, फिर हमने रैशनल की तरफ आना है। इर्रेशनल में देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दीज आर नॉन रिपीटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नॉन रिपीटिंग नंबर है इसका बेटा मतलब क्या है। नॉन रिपीटिंग नंबर का नॉन रिपीटिंग नंबर आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो कि रिपीट ही नहीं हो रहे। जैसे कि लेट्स सपोज अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2.14376287। अब इसमें देखिए आपको कोई नंबर भी रिपीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं कोई नंबर लिख दूं 0.33333333, तो ये वाला जो बेटा नंबर है ये तो रिपीटिंग हो गया। इसमें डेसिमल के बाद आपका जो नंबर होगा वो रिपीटेटिवली आपको नजर आएगा, रिपीट होता हुआ। तो ये नहीं, नॉन रिपीटिंग हम लोग समझ रहे हैं तो ये वाला जो नंबर है इसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, कि भाई इसमें कुछ रिपीट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके बाद आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, सबसे पहले तो वर्ड टर्मिनेट का मतलब समझे। टर्मिनेट कहते हैं कि रुक जाना, खत्म हो जाना, टू कंक्लूड, एंड हो जाना। अब नॉन टर्मिनेटिंग अगर तो कुछ होता टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग का मतलब था कि रुक गया, जैसे कि 4.3721 ये रुक गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप देखें तो ये चलता जा रहा है, डॉट 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 आगे रुक ही नहीं रहा है। तो ऐसे नंबर जो रुकेगा नहीं उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और जब जो नंबर रुक जाता है उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझना था नॉन टर्मिनेटिंग का, तो वो आपके पास ये आ गया। जो नंबर है वो चलता ही जा रहा है, जो रुक ही नहीं रहा है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा डेसिमल जिसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बेटा, ये दोनों पाई जाएंगी। अब ऊपर नंबर देखें, वो नॉन रिपीटिंग भी है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, वो रुक भी नहीं रहा, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। आसान है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बेटा, और आज के बाद इंशाल्लाह आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है? अब आप आ जाए इसकी कुछ एग्जांपल, जैसे √2 है, √3, 7, पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, फिर और यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जांपल्स। आप इन सबको जब कैलकुलेटर में डालेंगे ना, तो जो इनके आंसर्स आपके पास आएंगे उनमें आपको ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स इंशाल्लाह सब में नजर आएंगी। और जब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगी, नॉन रिपीटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की, तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी ये एग्जांपल जो है ये इर्रेशनल की आपके पास एग्जांपल है। ठीक हो गया? अच्छा जी। इसके बाद आप लोग आ जाए रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर में जो प्रॉपर्टीज है जिनको देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ जी ये नंबर भी रैशनल है, ये नंबर भी रैशनल है, वो यहाँ पे डिफरेंट है। एक तो ये है कि ये नंबर जो भी टर्मिनेट हो जाते हैं वो हमारे रैशनल होते हैं। जैसे देखें पॉइंट के बाद 0.75 आ गया, ये रुक गया, तो ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये हम कहेंगे कि जी रैशनल नंबर है। अच्छा जी। इसके बाद आपके पास लेट सपोज नंबर आ गया जैसे 2/3 है, या ये 0.25 है, सॉरी, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, या कोई और नंबर जैसे 0.125 है, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो ये नंबर जो है बेसिकली ये टर्मिनेट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद आपने कैलकुलेटर में डाला और इसका जो आंसर आया वो रुक गया, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग।
तो ये जो ऐसा डेसिमल होगा उसको हम कहेंगे रैशनल है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरह के भी क्वेश्चन है। आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे 1/3, तो वो आपके पास आएगा 0.3333, वो चलता जाएगा, वो रुक ही नहीं रहा है। तो ऐसे नंबर को भी हम कहेंगे रैशनल नंबर। अब इसमें ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना बेटा, टर्मिनेटिंग की और रिपीटिव की, ये जो होंगी बेटा आपके पास, ये सेपरेटली हम ऑब्जर्व करेंगे, ये भी और ये भी। टर्मिनेटिंग वाले नंबर दूसरे होंगे, जैसे आ गया 0.75, ये टर्मिनेट हो गया। और जो रिपीटिंग वाले होंगे वो नंबर डिफरेंट होंगे, जैसे 0.33333। तो ये भी आपके पास रैशनल है, ये भी आपके पास रैशनल है। अब यहाँ पे रैशनल की आपके पास दो कैटेगरीज आ गई, ठीक है। इस तरह का भी नंबर जो दिखेगा उसको भी हम रैशनल कहेंगे, इस तरह का भी नंबर जो दिखेगा उसको भी हम रैशनल कहेंगे। जबकि जब हम इर्रेशनल को पढ़ रहे थे तो एक ही नंबर में, एक ही डेसिमल में हमें ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स नजर आनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी। मतलब ऐसा नंबर जो रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका एक स्टैंडर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जाने के लिए। जो स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करते हैं, किसी तरह से प्रॉबेबली हो सकता है कि शायद वो एक्सरसाइज को तो कंप्लीट कर लें, कोई छोटा मोटा आपका टेस्ट है उसको तो आप अचीव कर लें, ठीक है, पास हो गए डांट से बच के, बट बैक एंड पे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो रहे। तो बेटा जब करना ही है तो कॉन्सेप्ट डेवलप करके करो, ताकि अच्छे तरीके से तो हो, कल कल आप अपने साथ बैठे किसी बच्चे को आप बता सको कि भाई नहीं ये इस तरह से है तो इसको हम इरेशनल कहेंगे, ये दो प्रॉपर्टीज जब हम देखेंगे तो हम उनको रैशनल कहेंगे। उनको पता चले कि इस बच्चे ने ये पढ़ा, बस कोई कॉन्सेप्ट आता है, कोई लंबा कॉन्सेप्ट नहीं, ये 5 मिनट का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब आपके पास फर्दर थोड़ी सी कैटेगरीज आ जाती है, गो के बेसिक्स है आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक इरेशनल हो गया, मैंने आपको बताया वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। बस इसमें आगे फर्दर आपको कोई कैटेगरीज नहीं समझ आपको नहीं मिलेगी। फिर आपके पास आ जाता है रैशनल। रैशनल मैंने आपको बताया कि आपके पास या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, रैशनल में क्या हमने पढ़ा था, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा और या इसमें रिपीटिटिव आएगी, रिपीटिशन आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज। अच्छा, बाकी हम इसमें से और भी कुछ चीजें जनरली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, अब रैशनल नंबर में आपके पास आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा, होल नंबर आपके पास, अच्छा सबसे पहले रैशनल नंबर में हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। इसी तरह इसके पीछे भी नंबर है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं बेटा इंटीजर्स। जीरो के उस तरफ पॉजिटिव नंबर्स को भी और जीरो के इस तरफ जो नेगेटिव नंबर होते हैं, इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, ठीक है। ये इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट था। इसी में से थोड़ा सा अब आपको आगे बताता हूं। देखें, अगर मैं इन जीरो वाले नंबर्स को अलग कर दूं, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये कौन से नंबर बन जाएंगे बेटा, ये आपके पास बन जाएंगे होल नंबर। कौन से नंबर बन जाएंगे, होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसी में से फर्दर ब्रेक डाउन करो, ये आपके पास होल नंबर आ गए, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये नहीं कहते होल नंबर। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर अच्छा और अब आगे क्या है, इसी में से अगर जीरो को मैं छोड़ दूं, देखिए ये वाले नंबर जो नेगेटिव, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। फिर इन नंबरों को हमने कह दिया होल नंबर। अगर इसी में से मैं फर्दर ब्रेक डाउन कर दूं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, तो बेटा इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये यहां पे आपको इसकी सब डिवीजन मिल जाएगी। ये आपके पास कौन से आगे बेटा, नेचुरल नंबर। तो पहले इंटीजर्स, फिर उसमें से 0, 1, 2, 3 होल नंबर, फिर उसमें से निकाले हमने नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर से भी कुछ और निकलेगा, हाँ जी बिल्कुल निकलेगा। नेचुरल नंबर से बेटा क्या निकलता है, इवन और ऑड नंबर। जैसे कि आपके पास अगर मैं 1, 3, 5, 7, जैसे आपके पास 1, 3, 5, 7, इन नंबर्स को मैं अलग कर दूं, और 2, 4, 6, 8 इनको अलग कर दूं, 2, 4, 6, 8 इनको अलग कर दूं, ये आपके पास इवन नंबर आ जाएंगे, ये आपके पास ऑड नंबर आ जाएंगे। तो ये आपके पास एक जनरल कैटेगरी थी। फिर आगे उसमें प्राइम और कंपोजिट भी आते हैं। जनरली आपको थोड़ा सा बता दूं, प्राइम नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3,
5 7 9, 9 इसमें नहीं होगा, 7 11 13 एंड देन वी हैव 17 एंड देन वी हैव 19 और फिर इस तरह चलते जाएंगे। इन नंबर्स को बेटा हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। और इसके अलावा जितने नंबर हैं जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड सो ऑन, ये जितने नंबर हैं इनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखें, नेचुरल नंबर्स विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ये जितने नंबर है ना बेटा, इनके सिर्फ 2 फैक्टर है, या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे, जैसे कि 1 2 3, ये इनमें से कोई भी नंबर उठा लें, या ये 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे, बस इनका एक ही है, 13 1 13, 11 1 11, 7 1 7, 5 1 5, ये प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं उनके एटलीस्ट मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि 1 तो है ही है 4 का, 1 से भी होता है, 4 से भी होता है और 2 से भी होता है। फिर 6 को देख लें, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा। फिर 8 को देख लें, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। तो दे हैव मोर देन 2, 3 4 4, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब ये आपको बताना जरूरी था, अगर ये मैं ना बताऊं तो फिर मजा नहीं आएगा इस चैप्टर को आपको पढ़ने में। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पे। बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपके पास बिठा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब ये है कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर सेम आएगा। इसकी मिसाल ये है कि अगर मैं 5 प्लस 4 करूं या 4 प्लस 5 करूं तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, कोई मसला नहीं है। फिर इसी की जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, बेटा आंसर आपका एक ही आने वाला है, ठीक है। वैल्यूज को स्विच करने से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी पे आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ए बी के अलावा सी भी आ गया, यहाँ पे भी ए बी के अलावा सी आ गया, तो बेसिकली 3 नंबर आ गए। तो आपने बस नंबर्स एज्यूम कर ले, जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 3, बस ब्रैकेट का यूज आ जाएगा। पहले ब्रैकेट इन दो नंबरों पे होगी, फिर ब्रैकेट आखिरी वाले 2 नंबर पे होगी। इसको भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें, आपका आंसर सेम आएगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसी तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके रिजल्ट को बाहर से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके आंसर को बाहर से, तो आंसर सेम आएगा आपके पास। 2 4 आर 8, 8 3 आर 24, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24। तो आपका अदर वे अराउंड भी आपका सेम आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आपके पास आ जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को अच्छा, थोड़ा कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए थोड़ी सी आपकी बेसिक इंग्लिश का भी बेहतर होना बहुत जरूरी है। बेसिक इंग्लिश का, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आपकी हाई फाई इंग्लिश हो तो तब आपको मैथ्स में हेल्प मिलेगी। अब जैसे आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी कहते हैं आप पहचान को, आइडेंटिटी आप कहते हैं पहचान को। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं बेटा एडिशन में, कि एक नंबर है ए 5, 5 में मैं क्या प्लस करूं क्या आंसर आ जाए 5। तो आप बोलेंगे सर अगर 5 में मैं 0 प्लस कर दूं ना तो आंसर 5 आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा नंबर किसी भी नंबर में हम ऐड करें जिससे वही नंबर का आंसर वही इटसेल्फ आ जाए, तो उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ए प्लस 0 ए ही आएगा, 1 लाख प्लस 0 1 लाख ही आएगा। अच्छा, ये तो हो गया एडिशन। अब आ जाए आप एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सॉरी मल्टीप्लीकेशन में। मैं आपको बोलूंगा कि बेटा 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 5 ही आए। तो आप बोलेंगे सर बच्चों वाली बात, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 5 आया। ये प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी की, ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की।
एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि कुछ ऐड करने से नंबर में चेंज ना आए, उसकी आइडेंटिटी बरकरार है, उसकी अपनी पहचान बरकरार है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि कुछ मल्टीप्लाई करने से नंबर में फर्क ना है, वो नंबर एज इट इज वही है। तो इसे कहते हैं वन, आपके पास वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो प्लस कर देंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, अब जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है उसका इनवर्स, जो आपने ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी उसका इनवर्स कैसे? ये एडिशन का इनवर्स है कि ए में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर जीरो आ जाए, तो 5 में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर जीरो आ जाए, तो आप बोलोगे सर -5। तो बिल्कुल ठीक है, इन्वर्स करने से आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ऐड करने से 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 को आप 1/5 से जरा मल्टीप्लाई करें ना, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अचीव किया, यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स अचीव किया। तो ये जीरो होता है बेटा और ये 1 होता है आपके पास। ठीक है। अब आ जाए लास्ट एंड नेवर द लीस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखें क्या था, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, घबराना नहीं है। बी प्लस सी दो नंबर प्लस हो रहे हैं, 5 + 3, और ए कोई नंबर है 2, बाय मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब होगा क्या, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिंपल है। ये साइड अलग सॉल्व कर दें, 5 + 3 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 हो जाएगा, 8 × 2 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 + 6, तो ये आ जाएगा 16। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्यों? क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर ऐड हो रहा है। अगर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो हम इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बस ये सिंपल सी कहानी थी। अच्छा जी, अब आ जाए आगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे ये कोई बच्ची है, उसका मिरर में रिफ्लेक्शन है या वो अपने आप को देख रही है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आपको अपना आप ही नजर आएगा एज इट इज, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी भी सेम यही चीज कहती है बेटा, कि अगर ए है तो इक्वल टू ए होगा, 7 है तो इक्वल टू 7 होगा, आसान बच्चों वाली चीज। फिर आ जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू ए है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 5 लिखूं या 5 इज इक्वल टू एक्स लिखूं, एक ही बात है, इसे कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन में ट्रांजिशन होता है, जैसे आप लोग वीडियो एडिट्स करते हैं तो ट्रांजिशन होता है, एक चीज से दूसरी चीज एकदम से कोई बन जाती है, यहाँ पे भी इसी तरह का है। वो कह रहा है कि अगर x इक्वल टू वाई है और y में कह दूं इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू क्या कह दूं 10 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x भी इक्वल टू 10 है? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक आपने कहा, कि अगर x इक्वल टू वाई हुआ और y आपका इक्वल टू 10 है, 5 है, जो भी नंबर है, तो जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। तो इसको कहते हैं, यहां से जो यहाँ पे मैं गया हूं, इसको मैं कह रहा हूँ ट्रांजिशन। इसको कह रहे हैं ट्रांजिशन। ये आपके पास ट्रांजिशन हुआ है y को प्रॉपर्टी को, y का नंबर को यहाँ पे रिप्लेस करने से। इसके बाद आपके पास आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी थी, वो कह रहा है कि x इक्वल टू 4 था, हमने दोनों साइड पे कोई एक नंबर प्लस कर दिया, +3 और +3, तो दोनों साइडों पे प्लस करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आया, इक्वेशन बैलेंस रही। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के दोनों साइडों पे आपने 3 को प्लस कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ पे देखें, जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, x इक्वल टू 2 था, तो हमने क्या किया, दोनों साइडों पे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइडों पे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वहां पे दोनों साइडों पे 3 को प्लस कर दिया था, तो एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे दोनों साइडों पे 5 को मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है कि एडिशन ऑलरेडी हुई भी है, हमने दोनों साइड से उसको कैंसिल कर दिया, तो x इज इक्वल टू 12 हो गया। उस वाले मेथड का रिवर्स मेथड है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, फिर ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड हुआ है, बस उसको कैंसिल कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12, हलवा, बस। फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि ऑलरेडी कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे 4 मल्टीप्लाई हुआ है x से, 4 मल्टीप्लाई 10 से, तो 4 को कैंसिल कर दो, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, सिंपल। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है
ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, देन एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, देखें वो कहता है कि या तो a इज इक्वल टू बी होगा, या a लेस देन बी होगा, या a b से बड़ा होगा, तो या a b से बराबर होगा। देखें जब दो नंबर्स को आप कंपेयर करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 5 और 7, तो 5 जो है वो बेटा 7 से छोटा है। मैं कह दूं 4 एंड 3, तो बेटा 4 जो है वो 3 से बड़ा है। मैं कह दूं 2 एंड 2, तो बेटा 2 और 2 एक दूसरे के इक्वल हैं। तो दो नंबर्स को जब आप कंपेयर करते हैं तो उसमें इन तीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, या पहला दूसरे से छोटा होगा, या पहला दूसरे से बड़ा होगा, तो या दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिंपल सी चीज है। तो इस चीज को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। देन आज के पास आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। हमने पहले पढ़ा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, जिसमें इक्वल का साइन था, यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी आ गया। देखिए वही चीज है, वो कहता है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए सी से भी छोटा है, बिल्कुल कह सकता हूँ। सही है, ए बी से छोटा है और आप कहते हो सर बी सी से छोटा है, तो सारी बात है ए सी से भी छोटा है। ठीक है, और फिर इसमें आ जाता है, अब ये हम लोग बेसिकली इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सारे आपको ये लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन मिलेंगे, इज इक्वल टू के साइन यहाँ पे आपको नहीं मिलने लगे। तो अच्छा, अब एडिटिव प्रॉपर्टी में देखें ए लेस देन बी था, तो हमने क्या किया, दोनों साइडों पे सी को प्लस करा दिया। दोनों साइडों पे अगर आपने सी को प्लस कराया, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि 5 इज लेस देन 7, तो मैं क्या करूँगा, 5 को यहाँ पे भी 2 प्लस करा दूंगा, इधर भी 2 प्लस करा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 7, ये क्या बन जाएगा 9। तो प्रॉपर्टी में बेटा कोई फर्क नहीं आएगा। अगर यहाँ पे भी a लेस देन b था, तो इधर भी बेटा a लेस देन b ही है। ये मैंने क्या किया, ऐड किया दोनों साइडों पे, तो इसे एडिटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। और अगर इसी एडिटिव प्रॉपर्टी को मैं कैंसिल कर दूंगा और वापस 5 7 आ जाएगा, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगी। सही है, वो रिवर्स उसका हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a b से छोटा था, जैसे कि 2 इज लेस देन 4, तो अगर मैं दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करा दूं 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज लेस देन 8। तो प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आएगा, वो लेस देन की लेस देन ही देगी। पहले भी लेस देन सी, अब भी लेस देन, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इनइक्वालिटी। अच्छा, इसके बाद मशहूर ज़माना क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में बच्चों को पता नहीं क्यों कॉन्टीन्यूसली परेशान करता है, जो कि होना नहीं चाहिए, बहुत आसान सी चीज़ है। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है। देखिए, जो आपकी रियल लाइन होती है, रियल नंबर लाइन होती है, अब जैसे कि आपके पास सामने जो नंबर है, ये एक नंबर लाइन है आपके पास बेटा, इसमें आपके पास सेंटर में 0 होता है, फिर इसके राइट साइड पे जो आपके नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, फिर इसके जो लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 ये आपकी नंबर लाइन है। इसको आपने थोड़ा सा, मैंने इसलिए लिखा कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, क्योंकि आगे हमने नंबर लाइन पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशंस करनी होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आप आ जाए अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या मेंशन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये जो नंबर है ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नोट लिख दिया, ये नोट ना अपने पास लिख लें। अपने पास नोट्स में ना छोटी छोटी चीजें लिखा करें। कैसे जी, रैशनल के लिए क्या चीज होनी जरूरी है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। ठीक है, मतलब रिपीट रेट का। और इरेशनल के लिए एक ही नंबर में दोनों चीजें होनी चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, वो नॉन रिकरिंग भी नहीं होगा, वो नॉन रिकरिंग भी होगा। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर को अगर आप देखें, अब ये जो आपके पास नंबर है ये आपका 2.353535, ठीक है। अब ये नंबर आपका, अगर तो ये नंबर आपका यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए क्या ये नंबर टर्मिनेट हुआ है, ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है। या नंबर आपके पास जैसे कि रिपीटिशन पे आ रहा है या किसी और प्रॉपर्टी में आ रहा है। अब आपने इस चीज को यहाँ पे अपने पास एक दफा नोट कर लेना है कि ये नंबर आपके पास किस कैटेगरी में जा रहा है।
हमने इसमें देखना है कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज आपके पास, सॉरी, इसमें प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी वाली आ रही है। आपने इसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि आपने इसको बताना है कि सर ये वाला जो नंबर है ये आपके पास टर्मिनेटिंग आ रहा है, या ये नंबर आपके पास नहीं टर्मिनेट हो पा रहा, या ये नंबर आपके पास किस कैटेगरी में आ रहा है। हमने इसको देखा कि भाई ये नंबर जो है ये तो रिकरिंग है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है ना बेटा, उसको देखें, वो आपके पास रिकरिंग में आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता। ये नंबर क्या हो रहा है बेटा, ये देखिए 3535353535, ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को हम लोग बिला झिझक लिख देंगे कि दिस नंबर इज रैशनल नंबर। अब इसी तरह इस नंबर को देखें, ये क्या बन जाएगा बेटा, 0.666666। एक तो ये नंबर रिकरिंग है, ये रिपीट हो रहा है। दूसरा इधर देखिए, यहाँ पे क्या मेंशन है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये देखिए क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ जी है, ये रुका ही नहीं। तो ये कौन सा फॉल, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये भी आप बोलेंगे कि सर रैशनल नंबर। अब इसके बाद आप दूसरा ना इधर देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या था 2.2360। अब ये नंबर जो है बेसिकली रिपीट नहीं हो रहा। तो दिस इज, एक तो चीज हमें समझ आ गई कि ये नॉन रिकरिंग है, ये नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा। और दूसरी चीज आपने देखनी, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जितने भी आपके इर्रेशनल नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे, वो नॉन रिकरिंग भी होंगे। तो इस नंबर में ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुका ही नहीं, नॉन रिकरिंग, इसमें कुछ रिपीट ही नहीं हुआ। इसके बाद आपके पास अगला नंबर आ जाएगा। अगले नंबर में आप देखेंगे अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये इस तरह का नंबर आपके पास आएगा अंडर रूट 7 में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नंबर है आपका 2.64575131, तो ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, ना ही ये रुका ना ही ये रिपीट हुआ, तो ये भी आपके पास आ जाएगा इर्रेशनल। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाए। अब यहाँ पे देखें ई की वैल्यू आपके पास है 2.7128, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये ना रुकेगी ना रिपीट होगी, तो ई की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू 3.14159 चलती जा रही है चलती जा रही है, तो वो भी टर्मिनेट भी, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो इसकी वैल्यू को भी आपके पास कह देंगे इर्रेशनल नंबर। अब इसके बाद इस नंबर को देखें, यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग, रुक ही नहीं रहा है, और ये नंबर नॉन रिकरिंग, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको भी मैं कह दूंगा इर्रेशनल नंबर। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, कैलकुलेटर में आपने वैल्यूज डालनी है, तो उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस नंबर को भी हम देखेंगे अगर, तो इसमें भी दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुका ही नहीं, और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी आपके पास आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। आगे आपके पास है 15/4 = 3.75। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास, आपने देखा कि इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 3.75, तो बस ये तो रुक गया। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, टर्मिनेटिंग नंबर में। ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, टर्मिनेटिंग नंबर में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कि ये है रैशनल नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अच्छा जी, इसके अलावा इसको इस वाले में देखें, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सिंपल टू आएगा, तो वो भी टर्मिनेट हो गया, तो इसको भी हम कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक हो गया, ये भी आपके पास रैशनल, ये भी आपके पास रैशनल। अच्छा जी, इससे आगे अब चलें। इससे आगे अब आपके पास क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अच्छा, सबसे पहले तो हमने अंडर रूट 2 को देखना है कि
इन दोनों क्वेश्चंस को करने का तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने देखने के अंडर रूट टू आपके पास अचीव कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट्स सपोज अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप अगर स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1, आपके पास इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ भी स्क्वायर और इसके पास भी स्क्वायर, जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हमने लिखा x = 1 + 1 और x² = 2। अब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो x की वैल्यू आ गई है √2। इसका मतलब ये था कि अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है जिसमें मैंने नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा है 0 1 2 3, मैंने एक एक, आपने अपने स्केल के हिसाब से तकरीबन 1-1 इंच का इसमें गैप देना है। तो बेटा एक जो मेरे पास लाइन आएगी वो 1 इंच की यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे मैं क्या लूंगा बेस, ठीक है। फिर आपके पास फिर 1 ही इंच का आपने स्केल से यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 ही इंच का, ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। जो आपके पास ये लाइन है और फिर आपके पास ये लाइन है, ठीक हो गया। अब आपने इस वाली पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देना है, ये आपके पास था √2, ये आपके पास था 1, ये आपके पास है 1, ठीक है। तो ये 1 था, ये भी 1 था, ये √2 आपके पास x की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया। आपने क्या करना है, आपने अपना जो कंपास होता है उसको ओपन करना है, अपने कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखना है और एक पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है। अपने कंपास को इस एक पॉइंट को यहाँ से ऐसे लाएंगे आप, तो ये जो बेटा आपके पास पॉइंट बनेगा ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट को आपने क्या देना है √2, ठीक है। 1 की लाइन यहाँ पे, 1 की लाइन यहाँ पे, 1 + 1। अब इसको इससे जोड़ दिया, हमें पता चल गया √2 है, लेकिन इस √2 का ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट को ऐसे ही कंपास से यहाँ लाके जोड़ देना है, उसे क्या देना है, ये आपका √2 का पॉइंट है। सिमिलरली उस वाले को भी करना है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने दोबारा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक वैल्यू हम लेंगे √2 और एक वैल्यू लेंगे 1। तो ये यहाँ पे भी x का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, तो रहेगा x² + 2 + 1, x² = 3, x √3। x आपके पास क्या आ गया √3। अब √3 के लिए बेटा मैंने आपको क्या बताया कि दो चीजें, एक तो √2 और एक 1। तो अब आपने क्या किया, आपने एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन पे आपने लिखा 0 1 2 3 4 तक वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो। अच्छा देखिए, एक लाइन क्या बनाई √2। अब पहले तो एक लाइन 1 थी ना, अब √2 कहाँ पे आएगी बेसिकली 1 से 1 और 2 के ऑलमोस्ट दरमियान में। तो यहाँ से यहाँ तक इस वैल्यू को हम कहेंगे √2, फिर √2 दूसरी 1 था, तो इसको थोड़ा सा 1 आप 1 पॉइंट जितना यहाँ से यहाँ तक गया था उतना यहाँ से यहाँ तक रखेंगे 1, और इसको मैं कह दूंगा सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं कह दूंगा √3। बट हमने तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपने क्या किया कि आपने जो ये पॉइंट था, आपने यहाँ से अपना कंपास को ओपन किया, यहाँ से, तो इसी पॉइंट को आपने यहाँ से यहाँ पे उसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ पे उसको ज्वाइन कर दिया। तो प्रोबेबली ये आपका समवेयर इस 2 या 3 पे जहाँ पे भी वो इंटरसेप्ट करेगा, उस पॉइंट को आपने क्या देना है कि दिस पॉइंट इज √3, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट थे और होपफुली इसी मेथड से आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। इसको एक दफ़ा दोबारा आपने देख लेना अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बट दिस इज द ओनली मेथड जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद अगर आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास है पहला नंबर था 4 1/3, इसको कैलकुलेटर में डाला, आपके पास आ गया 4.5। तो 4.5 कहाँ पे होगा 4 और 5 के दरमियान में, तो ये आपके पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट, इसको हम लिखेंगे 4 1/3, 4.5 मतलब 4 और 5 के दरमियान। अगला क्या है, इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे, आपके पास आएगा 2.14 माइनस में, तो 2.14 माइनस में यहाँ आएगा 2 और 3 के दरमियान में, तो आप इसको लिखोगे -2 1/7, तो ये आपके पास आ गया। आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो नंबर लाइन पे आप उसको कैसे बताएंगे 2 1/7। फिर आपके पास आ जाए यहाँ पे, अच्छा उसका भी एक मेथड है बट अभी हम वो नहीं करें, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए आसान बना दूँ इस चीज़ को।
फिर आपके पास आ जाता है 5/8, 5/8 कहते हैं 0.6 को, तो 0.6 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे आएगा आपके पास 5/8। ठीक हो क्या? अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास ये नंबर आ जाता है 2, 3/4, ये आ जाता है 2.75। तो 2.75 आपके पास 2 और 3 के दरमियान, 3 के थोड़ा सा पास आएगा, तो इसको हम कहेंगे 2 3/4। ठीक है, ये आपके पास ये 4 पार्ट थे, बहुत आसान से पार्ट थे, इनको हमने नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद इन क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are the integers and q is not equal to 0। हमने इसको बेसिकली एक्सप्रेस करना है पहले तो p by q की फॉर्म में, और हमने ऑब्वियसली इस नंबर को p by q की फॉर्म में लिखना। अब उसने हमें क्वेश्चन सिर्फ ये दिया है 0.37 उसके ऊपर लाइन, 0.4 उसके ऊपर लाइन, और 0.21 उसके ऊपर लाइन। इस लाइन का ऑब्वियसली मतलब है कि ये रिपीटिशन हो रही है, अगर 4 के ऊपर लाइन है तो 4 4 4 सो ऑन चलता जा रहा है। 37 के ऊपर रिपीटिशन तो 37 37 37 एंड सो ऑन ये चलता जा रहा है। 21 के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है तो 0.21 ये रिपीटिशन चलती जा रही है। इसको करने का आपके पास वैलिड मेथड क्या है, देखें। सबसे पहले तो 0.44 को हम लेट करेंगे x के इक्वल, x इक्वल टू 0.4444, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे 10 को मल्टीप्लाई किया, इधर 10x आ गया, इसको 0.44444 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.4444। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हमने माइनस करना है, तो 2 बड़ी नंबर था, इक्वेशन 2 पहले आएगी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ पे लिखा 10x, लेफ्ट हैंड साइड आपस में होगी, राइट हैंड साइड आपस में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 10x था और ऊपर क्या था x, तो 10x माइनस x। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4.44 था माइनस 0.44 ये ऊपर वाली साइड। 10x माइनस x बेसिकली 1x है, तो ये आ जाएगा 9x। 4.444 माइनस 0.444 ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। अब आपको तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी मेथड पे आपने बाकी दोनों क्वेश्चंस को भी करना है। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट, पहले तो हम इसको x के इक्वल लेट करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हम इसको x के इक्वल लेट करेंगे 0.373737, बस एक दो दफा लिखते हैं फिर डॉट। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आप दोनों साइड पे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 37.37 एंड सो। ठीक हो गया। अब जैसे हमने x को लेट किया था तो हमने उसको लिखा था इक्वेशन 1, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब 100x से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई है, दिस इज अ न्यू इक्वेशन, तो आपने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपने दोबारा से इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन 1 में से, तो यह आ जाएगा 100x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड आपस में माइनस हो रही है, इज इक्वल टू 37.373737 माइनस किससे करनी है, 0.37 से, तो यह आ जाएगा 0.373737। 100x माइनस 1x क्या हो जाएगा 99x। 37 में से 0.37 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 37 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 37/99, ये आपका आंसर आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, सेम इसी मेथड से आपने अगले वाला पार्ट करना है। अगले वाले पार्ट को भी देखें, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो x के इक्वल लेट किया 0.212121, इसको कह दिया जी इक्वेशन 1। फिर क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नंबर था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दो नंबर थे तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, तो यह आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.212121, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब दोबारा से माइनस करें, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करें इक्वेशन नंबर 1 में से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है 100x माइनस 100x माइनस 1x, ये x है तो इसके साथ 1x भी 1 है बेसिकली, तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड को आपस में माइनस करें 21.21 21.21 माइनस 0.1 एंड सो। अब ये आपके पास आ जाएगा 99x, ये आपके पास आ जाएगा 21, इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास
एक्सपेक्टेडली आंसर 21 आता है। एंड देन वी हैव 99 को डिवाइड कर देंगे बोथ एंड साइड पे, तो यहाँ से कैंसिल होके वहां चला जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा करने का मेथड थोड़ा सा यूनिक है इस क्वेश्चन में, और आगे ये बाकी क्वेश्चंस डिफरेंट है। ये 3 पार्ट्स अलग से थे, बट ज़्यादा लेंथी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। 2-4 दफ़ा, 1-2 दफ़ा करेंगे हो जाएगा, ज़्यादा ये मसला आपको नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाए इन पे। नाउ नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब आपने यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है, हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है। अब जब आप प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो देखें, पहले 2 पे ब्रैकेट, फिर अगले 2 पे ब्रैकेट, और दरमियान में क्या है, एडिशन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखिए ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 0 अचीव कर लिया हमने। x में से क्या माइनस करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो x ही माइनस किया, तो इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये आपके पास आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। ये क्या है जी बेटा, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ओवर, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। हाँ जी, अच्छा जी, पहले देखें 16 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 16 की आइडेंटिटी में फर्क ना आए, तो 0। तो ये आपके पास आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी, कि उस नंबर की आइडेंटिटी में कोई भी फर्क नहीं आया। 100 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 100 ही आए, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास आ गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से अगर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे देखिए, अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा ओवर एडिशन, ये अब आपके पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक हो गया, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट ले और या बी ए का प्रोडक्ट ले, तो आंसर सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन था हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास बेटा 15 ही आएगा। सही है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे -3 लेस देन था -1 से। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर -3 लेस देन -3 लेस देन है -1 से, तो 0 भी लेस देन होगा 2 से ऑब्वियसली। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे हुआ कि, यहाँ पे बेसिकली मैंने हिंट आपके लिए लिख दिया कि यहाँ पे ना दोनों साइडों पे +3 हुआ है। -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, -1 + 3 क्या हो जाएगा 2, तो 0। तो ये बेसिकली यहाँ पे एडिशन हुई। अब ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आ रही है सारी इनइक्वालिटी की आ रही है। सही है, तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो या एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर को क्या हुआ, a लेस देन b इज इक्वल टू 1/a, तो ये आपके पास रेसिप्रोकल हो गया। तो ये आपके पास हो गया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, सिंपल रेसिप्रोकल हो गया। a लिखा था 1/a हो गया, b लिखा था 1/b हो गया, जो लेस देन का साइन था वो आपका ग्रेटर देन में चेंज हो गया। अब इसके बाद देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, a लेस देन b है और दोनों साइड पे c को ऐड कर दिया, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे देखिए, ए और सी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ था, जब आगे गए तो सी खत्म हो गया, तो ये बेसिकली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ, कैंसिल हुआ है ना सी यहाँ से, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आपके पास आ जाता है इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड, तो यहाँ पे भी सी मल्टीप्लाई था, यहाँ पे भी सी मल्टीप्लाई था, तो सी कैंसिल हो गया,
तो आपके पास ए और बी रह गया, तो अब यहाँ पे ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कैंसिल हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि अदर ए इज लेस देन बी या ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो कह रहा है कि ऐसी सूरत में आपके पास ये प्रॉपर्टी का नाम क्या आएगा। हमने अपनी प्रॉपर्टीज में से इस प्रॉपर्टी का नाम पहले पढ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि दो तीन कंडीशंस होंगी आपके पास, तीनों में से कोई एक कंडीशन उसको अचीव करनी चाहिए, या ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए आपके पास इक्वल टू बी होगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमने अपने टेबल नंबर 2 या 3 में ये पढ़ा था। तो ये आपके पास आ जाती है बेटा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी कह रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, इस चैप्टर एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई फाइंड द टू रैशनल नंबर बिटवीन सिस्टम्स। आपको इस क्वेश्चन के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए होगा, ठीक है। 3 बाय, सबसे पहले आपने लिखना है 1/3 और 1/4, और देखें इसको करने का आपको सबसे आसान होता तो इन दोनों नंबरों के दरमियान का नंबर चाहिए ना। लेट सपोज अगर कोई नंबर लाइन है आपके पास, एक जगह है 1/3 और एक जगह है 1/4, वो कह रहे हैं इसके दरमियान का नंबर या कोई भी एक बीच का नंबर बता दें, तो हम क्या करेंगे, हम इसका मीन ले लेते हैं, हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। आप कैलकुलेटर में लिखिए 1/3, आपने लिखना है 1/3 प्लस 1/4, जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय, आपने उस आंसर को डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7/24। बेसिकली होता है, अगर पॉइंट्स में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.29। तो 7/24 जो है बेटा ये वाला नंबर है आपके पास, 7/24, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह 3 और 4 को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 3 + 4 क्या आता है 7, 7 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 3.5। तो देखिए ना, एक नंबर लाइन में अगर एक जगह 3 है और एक जगह 4 है, तो उसके दरमियान का नंबर क्या आएगा, 3.5 ही आएगा ना। तो वो 3.5 आपने निकाल लिया यहाँ से। मीन लेना है बेसिकली, इसे हम कहते हैं मीन, दो पॉइंट्स के दरमियान का नंबर, हम उनके दरमियान का नंबर ले रहे हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा 3/4 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कोई नंबर लाइन में आपके पास अगर 3/4 है और एक साइड पे है 4/5, तो इसके दरमियान का जो नंबर है ये आपने फाइंड करना है। तो आपने दोबारा से इसको कैलकुलेटर में डालना है। एक दफ़ा आपके पास आ जाएगा 3/4 प्लस, कैलकुलेटर में डाल वैल्यूज़ अगर आपको डालनी नहीं आ रही तो ये एक अलग मसला है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है फ्रैक्शन में, अगर मैं बोलूँ तो आपके पास आ जाएगा 31/40। वैसे इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहेंगे अपने पास, तो ये आपके पास समझने के लिए 0.755 आ जाएगा। तो ये जो 0.755 है, ये इन दोनों के दरमियान का एग्जैक्टली नंबर बनेगा आपके पास। एक और अनफॉर्चुनेट थिंग है कि आप बच्चों के पास, आप लोग चैप्टर 1 2 3 4 तक पहुंच जाते हो, बट आप लोग के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं होता। और अगर जिनके पास होता है या जो लेट लेते हैं, तो उनको कैलकुलेटर को यूज़ भी नहीं करना आता। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को हमेशा, कैलकुलेटर जब भी आप प्री 9 से आगे क्लास में जा रहे हैं, इवन प्री 9 में भी, तो देन यू शुड हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर। उससे नीचे वाली क्लास में मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, आप अपनी मेंटल मैथ्स एबिलिटीज़ को यूज़ करें। कैलकुलेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री 9 9th, जहाँ तक मेंटल मैथ होता है आप करें, बट समटाइम्स अ नंबर ऑफ टाइम इवन आपको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड रहेगा। तो क्यों, क्योंकि अब आपका टाइम बचाएगा, आपके क्वेश्चंस को जल्दी से आपको सॉल्व करने की कोशिश करवाएगा, हेल्प करेगा। और सेकेंडली, कैलकुलेटर यूज करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने वैल्यूज को, सारी सारी वैल्यूज को, आप पूरे पूरे क्वेश्चन, हर चीज इसमें पूरी पूरी सॉल्व हो जाती है। इसमें डिफरेंट मोड है, डिफरेंट सेटअप्स हैं, खैर 99% बच्चों को वो पता भी नहीं होते। तो वो आपने इसमें डाल के एकदम से आंसर नहीं निकालना था, आपने कैलकुलेटर यूज करना है फॉर द सेक ऑफ राइट एग्जैक्ट प्रिसाइज नंबर, और आपने स्टेप्स अपने जनरेट करते हुए जाना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। और कोशिश करें कि अपने जो आपके पास कैलकुलेटर है उसको अच्छे से यूज़ करना सीखें, और जो हमने एक्सरसाइज की है उसकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें। एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको
इस एक्सरसाइज में कोई और चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस कॉन्सेप्ट पे एक शॉर्ट वीडियो जो है आपके लिए बना दूँ, ताकि उसको आपको अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, समझ आ रही है, तो भी मुझे कमेंट में बताएँ। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, मैं बहुत तेज़ समझा रहा हूँ या बहुत छोटा लिख रहा हूँ या कोई और लाइट का कोई इश्यू है, कोई और चीज़ का मसला है, तो मुझे फीडबैक लाज़मी दें ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उन चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।